हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 53। मुरारी अपनी रंगबाजी के चलते एक बार फिर मुसीबत में फंस चुका था और अब पूरे गेस्ट हाउस में अनु से बचता फिर रहा था। खैर, नंदिता ने अनु को देखा तो उसके पास आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। गौरी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी मुन्ना के बारे में बात कर ही रही थी कि तभी गौरी की एक सहेली ने कहा, अरे गौरी, जिनकी इतनी तारीफ कर रही हो अब उनसे मिलवा भी दो। हाँ गौरी, मुझे भी देखना है मान ने आज क्या पहना है और क्या वो आज शाम तुम्हें टक्कर देने में कामयाब होगा या नहीं, रितु ने कहा। ऑफ कोर्स, वो हैंडसम लगने वाला है। आखिर उसने मेरे लहंगे की मैचिंग का सूट जो पहना है, गौरी ने खुश होकर कहा। लगता है जीजाजी के कपड़े भी आपने ही सिलेक्ट किए होंगे। गौरी दी, आप तो अभी से जीजाजी के प्यार में पड़ गई हैं, गौरी की कजन सिस्टर ने कहा तो सभी हंसने लगी और गौरी के गाल गुलाबी हो उठे। वह कुछ कहती इससे पहले ही उसके कानों में प्रिया की आवाज पड़ी, ये लो, मान का नाम लिया और वो हाजिर। बहुत लंबी उम्र है हमारे होने वाले जीजाजी की। लड़कियों आ जाओ। गौरी की बहनें और सहेलियां सब मुन्ना को देखने के लिए चली गई और बेचारी गौरी वहीं खड़ी मुन्ना की एक झलक पाने की नाकाम कोशिश करने लगी। लेकिन कभी उसे मुन्ना की आंखें दिखाई देती तो कभी उसके होंठ। अब तो गौरी का मन मुन्ना को देखने के लिए ज्यादा बेचैन हो उठा। ओह माय गॉड मान, यू लुकिंग सो हैंडसम। भाई दाद देनी पड़ेगी गौरी की पसंद की। क्या यूनिक ड्रेस पसंद किया उसने तुम्हारे लिए, रितु ने मुन्ना को देखकर कहा। नमस्ते जीजाजी, आपका कोई छोटा भाई है क्या? एक्चुअली मुझे आपके जैसा लड़का चाहिए। कितनी तारीफ सुनी है मैंने आपकी गौरी दी से, गौरी की कजन ने कहा। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुराने लगा। बेचारा एक साथ इतनी लड़कियों से घिरा था जिनमें से वह बस रितु और प्रिया को जानता था और उसने कभी उनसे बात भी नहीं की थी। गौरी की कजन की बात सुनकर वंश आगे आया और कहा, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? कजन ने वंश को देखा जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, लेकिन कजन फिर भी नहीं फिसली और कहा, अरे आपकी भी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। आप वही हो ना जो हर लड़की से फ्लर्ट करते हो? लड़की ने जैसे ही कहा बाकी लड़कियां हंसने लगी और वंश ने मुंह बना लिया। लड़कियों, ये क्या है, उन्हें अंदर तो आने दो, दरवाजे पर ही क्यों रोक लिया, नंदिता ने आकर कहा तो सभी साइड हटी। मुन्ना ने नंदिता को देखा तो आगे बढ़कर उनके पैर छुए। नंदिता ने मुन्ना को आशीर्वाद दिया और फिर अंदर चलने को कहा। सामने ही मंडप के साइड वाले हॉल में सोफे के पास खड़ी गौरी को देखकर मुन्ना के कदम रुक गए। पंडित जी के बुलाने पर नंदिता उस तरफ चली गई। मुन्ना की नजरें गौरी पर ठहर गई। वाइन कलर के लहंगे में गौरी बहुत ही प्यारी लग रही थी। आंखों में लगा गहरा काजल, होठों पर लगी लिपस्टिक, लहंगे और कुर्ती के बीच झांकती उसकी पतली कमर जिस पर पतली चेन का कमरबंद था। हाथों में लहंगे से मैचिंग चूड़ियां, कानों में झुमके, गले में चोकर और सर पर रखा झीना दुपट्टा। मुन्ना की नजरें गौरी पर जैसे ठहर से गई। आज से पहले गौरी को इस रूप में मुन्ना ने कभी नहीं देखा था और आज गौरी सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं गौरी ने जैसे ही मुन्ना को देखा उसके चेहरे की खुशी मायूसी में बदल गई। मुन्ना ने आज सगाई में धोती कुर्ता पहना था और यही गौरी की मायूसी की वजह थी। हालांकि इन कपड़ों में मुन्ना किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन गौरी को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। पहली बार ऐसा हुआ जब मुन्ना ने गौरी की बात नहीं मानी। गौरी चाहती थी मुन्ना आज की शाम उसके लहंगे से मैचिंग सूट और बो पहने, लेकिन मुन्ना ने ऐसा नहीं किया। मुन्ना को अपनी ओर देखते पाकर गौरी वहां से साइड में चली गई। जिस बेसब्री से वह मुन्ना का इंतजार कर रही थी वह एकदम से कम हो गई। गौरी के जाने के बाद भी मुन्ना वहीं खड़ा उस तरफ देखता रहा। गौरी की बहनें और सहेलियां वंश को छेड़ रही थी। वंश उन सबसे पीछा छुड़ाकर मुन्ना की तरफ आया। उसने मुन्ना को खोया हुआ देखा तो उसके सामने हाथ हिलाकर कहा, हेलो मुन्ना, कहाँ खोए हो? वो कितनी सुंदर लग रही है यार, मुन्ना ने वंश की तरफ पलटकर कहा। कौन?
वंश ने पूछा, क्योंकि मुन्ना जिस तरफ देख रहा था उस तरफ सिर्फ दीवार थी, वहां कोई नहीं था। हम गौरी की बात कर रहे हैं। सच बताएं वंश, आज वो इतनी सुंदर लग रही है, हमें लगता है हमें फिर से उससे प्यार हो जाएगा, मुन्ना ने धीमे स्वर में कहा। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में चमक और होठों पर प्यारी सी मुस्कान उभर आई। हाँ, तो अपनी होने वाली बीवी से प्यार करने में काहे का डर? अचानक मुरारी की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। मुन्ना और वंश ने मुरारी को वहां देखा तो मुरारी ने मुन्ना के सामने आकर कहा, कपड़ों के मामलों में बहुत ही सही चॉइस है तुम्हारी मुन्ना, अच्छे लग रहे हो। और यहाँ काहे खड़े हो? चलो वहां पंडित जी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, आओ। कहते हुए मुरारी मुन्ना को अपने साथ लेकर चला गया। वंश वहीं खड़ा सगाई में आए मेहमानों को देखने लगा। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी और जिसे ढूंढ रही थी वो अभी तक नजर नहीं आई थी। कुछ देर बाद अंजलि अपने हाथों में 2 ग्लास लिए वंश की तरफ आई जिनमें कोल्ड ड्रिंक थी। वह वंश के बगल में आकर खड़ी हो गई और 1 ग्लास वंश की तरफ बढ़ाकर कहा, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या वंश भैया? वंश ने ध्यान नहीं दिया कि उससे सवाल पूछने वाली कौन है। उसने अपनी खोज जारी रखते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं वो मेरी बातों से गुस्सा होकर वापस मुंबई तो नहीं चली गई? आप शायद निशी को ढूंढ रहे हैं, अंजलि ने कहा। हाँ, तुमने उसे देखा क्या? वंश ने एकदम से अंजलि की तरफ पलटकर कहा, लेकिन अंजलि को वहां देखकर आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए और उसने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं अपने भैया की सगाई में आई हूं। बाय द वे, आप कुछ पूछ रहे थे निशी के बारे में, अंजलि ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। तो वंश ने उसका मुंह बंद किया और कहा, क्या कर रही हो तुम? मैं कोई निशी के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं बस खुद के लिए फिक्र कर रहा था, कहीं वो छिपकली किसी कोने में बैठी मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही। ओह वंश भैया प्लीज, निशी बहुत अच्छी लड़की है, अंजलि ने कहा। अरे वाह, चुईया और छिपकली में इतनी गहरी दोस्ती कब हुई? वंश ने अंजलि के माथे पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा और वहां से चला गया। मैंने उसे जान से मारने को कहा था, तुमने उसे जिंदा छोड़कर मुझे मुसीबत में डाल दिया है, चौहान साहब ने जॉर्डन को एक जोरदार तमाचा मारकर कहा। मैं उसे जान से मारने ही वाला था सर, लेकिन वो बच गया और उसके बाद वो डीसी भी मेरे पीछे पड़ गया। मैं छुपता फिर रहा हूं, पर आप भरोसा रखिए, मैं जल्दी ही आपका काम कर दूंगा, जॉर्डन ने कांपते स्वर में कहा। नहीं, तुम फिलहाल कुछ नहीं करोगे जॉर्डन, अगर तुम गलती से भी किसी की नजर में आए तो मैं फंस जाऊंगा। इलेक्शन आ रहे हैं और उससे पहले मैं किसी तरह का झंझट नहीं चाहता, चौहान साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर उस रात वो डीसीपी बीच में नहीं आया होता तो मैं अब तक अपना काम कर चुका होता, जॉर्डन ने अफसोस भरे स्वर में कहा। चौहान साहब ने सिगरेट जलाई और अपने होठों के बीच रखते हुए कहा, ये डीसीपी कौन है? इस शहर में नया है क्या? डीसीपी शक्ति सर, इस शहर में लोग उसके नाम से कांपते हैं। उसी ने तो आशिफ को अरेस्ट किया था, लेकिन आशिफ भाग निकला और पता चला कि इस वजह से उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, जॉर्डन ने चौहान साहब को शक्ति के बारे में बताते हुए कहा। आशिफ कहाँ है, उसका कुछ पता चला? चौहान साहब ने पूछा। नहीं, उस दिन के बाद से आशिफ का कोई अता पता नहीं है सर। अगर इंदौर में माल सप्लाई करना है तो सबसे पहले इस डीसीपी का कुछ करना होगा, जॉर्डन ने कहा। इलेक्शन तक डीसीपी को संभाल लो, उसके बाद ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगा उसका कि अपने घर वालों को देखने के लिए भी तरस जाएगा वो। अभी तुम यहां से जाओ और हाँ, कबीर से मिलते रहना ताकि उसे तुम पर शक ना हो, चौहान साहब ने कहा। सर वो कुछ, मेरा मतलब अभी बहुत तंगी है तो कुछ, जॉर्डन ने डरते हुए कहा। चौहान साहब ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और जॉर्डन की तरफ उछाल दी। जॉर्डन पैसे लेकर वहां से चला गया और चौहान साहब सोफे पर बैठकर उंगलियों में पकड़ी सिगरेट को खत्म करने लगे। सगाई की सभी तैयारियां हो चुकी थी और सभी मेहमान भी आ चुके थे। सभी हॉल में जमा थे।
मुन्ना पंडित जी के पास पूजा में बैठा था। पंडित जी ने गौरी को बुलाने के लिए कहा तो काशी और कुछ सहेलियों के साथ गौरी वहां चली आई। दरअसल गौरी मुन्ना से नाराज थी, इसलिए उसने मुन्ना की तरफ देखा तक नहीं और आकर उसके बगल में बैठ गई। लेकिन मुन्ना की नजरें आज गौरी पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। पंडित जी ने अंगूठी की रस्म से पहले कुछ पूजा अर्चना की। मुन्ना बीच बीच में गौरी को देख लेता। गौरी को खामोश देखकर मुन्ना के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने सामने देखा और अपना पूरा ध्यान पूजा में लगा लिया। अब आप दोनों खड़े हो जाइए और एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए, पंडित जी ने कहा तो गौरी और मुन्ना अपनी जगह पर खड़े हो गए। सब घर वाले भी वहां मौजूद थे। वंश की नजरें अभी भी निशी को ढूंढ रही थी, लेकिन निशी वहां मौजूद नहीं थी। अगले ही पल वाइन कलर की साड़ी में लिपटी निशी हाथों में सगाई की अंगूठियों वाली प्लेट लिए सबके बीच आई। वंश ने निशी को साड़ी में देखा तो बस देखता ही रह गया, लेकिन निशी ने वंश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह आकर काशी और अंजलि के पास खड़ी हो गई। वंश मुन्ना की तरफ खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें निशी को देखे जा रही थी। आज से पहले निशी उसे इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। सही कहा था गौरी ने, आज निशी को देखकर वंश के होश उड़ने वाले थे, और वही हुआ। वंश के होश उड़ चुके थे। मुंह बंद करो वंश, तुम्हारी जिंदगी में भी ये दिन जल्दी ही आएगा, मुरारी ने वंश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तो वंश ने अपना ध्यान निशी से हटाया और कहा, अरे तुम दोनों खड़े खड़े एक दूसरे को क्या देख रहे हो, रिंग पहनाओ ना। गौरी, मुन्ना को अंगूठी पहनाओ, सारिका ने गौरी से कहा, जो कि खामोश थी। गौरी ने मुन्ना को अंगूठी पहना दी। हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साथ ही वहां खड़े सब लोगों ने मुन्ना गौरी पर फूलों की बारिश कर दी। अब अंगूठी पहनाने की बारी मुन्ना की थी। उसने गौरी की तरफ देखा। गौरी के चेहरे पर अब भी कोई खुशी नहीं थी। गौरी की ये खामोशी मुन्ना को अब उलझन में डाल रही थी। मुन्ना, गौरी को अंगूठी पहनाओ बेटा। अनु की आवाज से मुन्ना की तंद्रा टूटी। उसने गौरी के हाथ को अपने हाथ में थामा और उसकी अंगुली में अंगूठी पहना दी। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा और इस बार तालियों की आवाज ज्यादा तेज थी। नंदिता बार बार गेस्ट हाउस के दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। सभी मुन्ना और गौरी को बधाइयां देने लगे। तभी एक बहुत ही प्यारी सी आवाज सबके कानों में पड़ी। लगता है सगाई मेरे बिना ही हो गई, किसी ने मेरा इंतजार भी नहीं किया। मुन्ना और गौरी के सामने से भीड़ हट गई। मुरारी ने किसी बात पर हंसते हुए जैसे ही मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा, उसकी नजर सामने चली गई। हाफ स्लीव्स ब्लाउज और चमचमाती साड़ी में लिपटी वो बला की खूबसूरत अपनी गौरी पतली कमर को लचकाते हुए मुन्ना और गौरी की तरफ चली आ रही थी। हॉल की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मुरारी उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। वो बला जैसे ही मुन्ना और गौरी के सामने आई, गौरी ने खुशी से भरकर कहा, किट्टो मौसी। मुन्ना ने जब महिला को देखा तो उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए और मुरारी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा जैसे बाहर आ गिरेगा। किट्टो मौसी कोई और नहीं बल्कि ये जानने को मिलेगा कल। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप अंदाजा लगाइए कि ये किट्टो मौसी कौन हो सकती है, और अगर आपने सही सही जवाब दिया तो मैं आपका नाम अपने अगले पार्ट में जरूर मेंशन करूंगी। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।